बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 थर्मोडायनेमिक्स का आज हम लेक्चर नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 11 में हम क्या पढ़ेंगे? कार्नाट इंजन एंड कार्नाट साइकिल। अब अगर इससे पहले आपको याद है ना, हीट इंजन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था या नहीं? हीट इंजन पढ़ाया था कल नहीं परसों, 2 दिन पहले, सैटरडे के दिन पढ़ाया था। तो हीट इंजन मैंने आपको पढ़ाया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया। उससे रिलेटेड हमारे पास हमने पढ़ा कि इस दुनिया में जो हीट इंजन होते हैं ना, उसका 100% एफिशिएंसी नहीं होती है। 100% क्या है? एफिशिएंसी नहीं होती है। तो हम कहते हैं कि उसकी एफिशिएंसी हमेशा 100 से क्या होती है? कम होती है हीट इंजन की। क्योंकि इस तरह तो मैंने आपको पहले बता दिया ना कि इस दुनिया में ये इस तरह पॉसिबल नहीं है कि लेट्स सपोज आपने 10 जॉल क्या है इनपुट दे दिया। कितना इनपुट आपने दे दिया? 10 जॉल इनपुट दे दिया। आप क्या है आउटपुट कितना चाहते हो? आउटपुट भी आप क्या चाहते हो? 10 जॉल। तो आउटपुट आपको 10 जॉल नहीं मिल सकता। तो आपके साथ जो आउटपुट है वो क्या हो सकता है? 9 हो सकता है, 9.5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 बिल्कुल नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ वो जो एनर्जी है वो उस मशीन के अंदर जाएगी, उस मशीन की अपनी फ्रिक्शन होगी, उसकी वजह से भी क्या हो सकती है? कम हो सकती है। तो आपने याद रखना है इसकी आउटपुट हमेशा क्या हो सकती है? कम। आउटपुट हमेशा कम होगा इनपुट से। तो इसी तरह मगर हमारे पास एक साइंटिस्ट था, उसने दूसरी तरह सोचा। सही है, उसने क्या है? दूसरी तरह साइंटिस्ट ने सोचा। किस तरह सोचा? देखो, उसका नाम क्या था? कार्नाट नाम था। तो उसने कार्नाट के अपने नाम से एक इंजन बनाया। अब देखो, आप लोग घर में बैठे रहते हो या नहीं, सिर्फ सोचते रहते हो? कोई अच्छे काम के बारे में सोचो, इस तरह इंजन बनाओ। फजूल सोचने से बेहतर है कोई इस तरह सोचो, काम पर सोचो। सही है। तो कार्नाट भी इसी तरह घर में बैठता था ना, सोचते तो हो मगर कोई अच्छे रास्ते में सोचो जो काम है। तो ये जो कार्नाट घर में बैठा था ना, इसने सोचा चलो ये जो लोग इंजन बनाते हैं हीट इंजन, इसकी एफिशिएंसी 100% तो नहीं हो सकती है ना, 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती। चलो हम क्या कर सकते हैं? सबसे मतलब अगर 100% नहीं हो सकती या 100 के करीब हम कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट वाले इंजन हम बना सकते हैं कि उसकी एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा हो सके, कम ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो कार्नाट क्या था? सेडी कार्नाट ने इंट्रोड्यूस कराया, उसने इजाद कराया। क्या इजाद करवाया? सिंपल एक थ्योरेटिकल इंजन 1824 में, जिसको हम क्या नाम देते हैं? कार्नाट इंजन। जिसको हम क्या नाम देते हैं? कार्नाट इंजन। सिंपल आपने क्या याद रखना है कि सेडी कार्नाट ने एक इंट्रोड्यूस करवाया, एक इंजन, मतलब सिंपल इंट्रोड्यूस करवाया थ्योरेटिकल इंजन। थ्योरेटिकल का मतलब तो पता है ना, ख्यालाती। वो सिर्फ सोच में उसने ये इंजन बनाया, रियल दुनिया में उसने नहीं बनाया। तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप रियल दुनिया में आप नहीं बना सकते हो, आप अम्मी अबू को बोलते हो मेरे लिए ये चीजें लाओ, ये चीजें लाओ, अगर आपके साथ सामान नहीं है तो सिर्फ जेल में सोचो, इस तरह जिस तरह कार्नाट में सोच तो सकते हो ना। सामान नहीं है, कोई और चीजें नहीं है, तो आप सिर्फ क्या करो? जेल में सोचो। जेल में इसी तरह सोचो, कोई अच्छा इंजन बनाओ ये न्यू जनरेशन के लिए, कोई अच्छा थ्योरम जेल में सोचो, न्यू जनरेशन का क्या जाए? काम आ जाए। तो इसी तरह कार्नाट ने एक थ्योरेटिकल का मतलब क्या है? हाइपोथेटिकल। मतलब सिंपल क्या है? हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है? इमेजिनरी। सिंपल क्या है? इमेजिनरी। सिंपल इमेजिनरी का मतलब क्या है? जो उसने सिर्फ सोचा, इस रियल दुनिया में मौजूद नहीं, सिर्फ उसने ख्याल में सोचा। तो उसने इस इंजन को क्या नाम दिया? कार्नाट इंजन का नाम दिया। अपने नाम से ही उसने इंजन इजाद किया 1824 में। इसका मेन मकसद क्या था? इसने क्यों इस ख्याल में एक इंजन बनाया, फिर उसने अपना ख्याल क्या है पेश किया, तो लोगों ने इसको बुक में छाप किया। अब देखो इसका मेन मकसद क्या था? अगर ये रियल दुनिया में मौजूद नहीं है, सिर्फ हम सोच सकते हैं इस तरह, तो फिर इसका फायदा क्या है? अगर रियल दुनिया में मौजूद नहीं है तो फायदा क्या है? देखो इसका फायदा सिंपल, टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। हम जो रियल में जो हीट इंजन मौजूद होते हैं उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए उसने एक ख्यालियाती इंजन सोचा। अगर हम इस तरह करें या इस तरह करें तो हीट इंजन की एफिशिएंसी को हम और इम्प्रूव कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। तो ये क्या है? इसका फायदा ये। तो ये इंजन हमारे पास क्या है? 4 स्टेप में ऑपरेट्स होती है, मतलब 4 स्टेप में ये मूव करती है। उसी तरह ये क्या है? हमारे पास एक साइकिल में मूव करती है। आप याद रखना, लेट्स सपोज ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से स्टार्ट हो गया, वापस पॉइंट ए तक आता है। तो ये किस्म का 4 स्टेप साइकिल में ऑपरेट करता है। इसी वजह से इस साइकिल को हम क्या नाम देते हैं? कार्नाट साइकिल। इसको हम क्या नाम देते हैं? कार्नाट साइकिल का नाम देते हैं। अब देखना, इसमें हमारे पास 4 प्रोसेसेस है। हमारे पास एडियाबैटिक कंप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन,
फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब मैं आपसे पूछता हूँ, देखो अब काम की चीज आ गई। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबको याद है ना? फर्स्ट लॉ तो नहीं, आप नहीं आए थे चीज। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद है ना? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशन याद है या नहीं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैंने 4 एप्लीकेशन आप लोगों को पढ़ाया था या नहीं? उस कौन से एप्लीकेशन मैंने पढ़ाया? मैंने कहा कि एडियाबेटिक क्या है, आइसोथर्मल क्या है, आइसोकोरिक क्या है, आइसोबेरिक। आइसोकोरिक आइसोबेरिक का यहाँ पर जिक्र नहीं है हमारे पास। क्या है? एडियाबेटिक और आइसोथर्मल, ये याद है या नहीं? यस यस, एक्सीलेंट। आइसोथर्मल का मतलब क्या है? देखो सिंपल, आपने किस तरह याद रखना है? आइसो सेम, थर्मल का मतलब क्या है? हीट, टेम्परेचर। ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर चेंज ना हो, उसको हम क्या नाम देते हैं? आइसोथर्मल। अब हमारे पास क्या है? एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? ऐसा प्रोसेस जिसमें, हाँ, जिसमें सिस्टम के अंदर ना तो हीट आ सके ना तो सिस्टम से हीट बाहर जा सके। सिंपल आपने क्या याद रखना है कि ना तो सिस्टम के अंदर हीट आ सकती है ना सिस्टम से हीट बाहर जा सकती है। इस तरह प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस। अब देखना, एडियाबेटिक आइसोथर्मल आपको समझ आएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है? एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक। और नीचे देखो ये जो 4 प्रोसेसेस है ना, देखो कार्नोट साइकिल 4 स्टेप में, 4 साइकिल में ऑपरेट होती है। तो ये चारों साइकिल का मैंने यहाँ पर एक फिनोमेना लिखा है। देखो सिंपल, हमारे पास क्या है? लेट्स सपोज ये एक मूवेबल पिस्टन है हमारे पास। ये पिस्टन क्या है? मूवेबल है, जिसको हम क्या है? मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे। ये क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। नीचे मैंने एक स्टैंड रखा है जिसको हम क्या नाम देते हैं? इंसुलेटिंग स्टैंड। क्या नाम देते हैं? इंसुलेटिंग। इंसुलेटर का काम क्या है? कंडक्टर होती है, इंसुलेटर होती है सेमी कंडक्टर। इंसुलेटर हमारे पास ऐसी होती है जिस तरह, ये क्या है? ये मार्कर, ये जो वुड है ये इंसुलेटर होते हैं, जिससे कुछ भी पास ना हो सके, जिससे करंट पास ना हो सके, हीट पास ना हो सके, तो उसको हम नाम देते हैं इंसुलेटर। तो यहाँ पर एक इंसुलेटिंग का स्टैंड हम रखते हैं। देखो एडियाबेटिक कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब क्या है? इसको हम कंप्रेस करेंगे। क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देखना, जब मैं ऊपर से इस पिस्टन को, देखो ऊपर से इस पिस्टन को इस तरह क्या करूंगा? कंप्रेस करूंगा। ऊपर से क्या करूंगा? जब पिस्टन को कंप्रेस करूंगा तो कंप्रेस होने की वजह से कम, जब मैंने सिस्टम को कंप्रेस किया, देखो सिस्टम को मैंने कंप्रेस किया, तो याद रखना यहाँ पर इस सिस्टम के ये जो दीवार है ना, ये दीवार देखो, ये जो दीवार बने हुए, ये जो पिस्टन बना हुआ है, ये कौन सा पिस्टन है? इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग का मतलब क्या है? ना तो इस दीवार के अंदर हीट आ सकती है ना तो इस दीवार से हीट बाहर जा सकती है। और नीचे मैंने भी क्या रखा है? इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग स्टैंड का फायदा ये है, अगर लेट सपोज इस बेस से हीट बाहर निकले, अगर यहाँ से हीट बाहर जा सके मगर ये हीट बाहर नहीं जा सकती, क्यों? क्योंकि नीचे इंसुलेटर पड़ा हुआ है। इंसुलेटर का काम क्या है? ये हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, हीट को ट्रांसफर होने नहीं देता। तो इसी वजह से जब हम पिस्टन को कंप्रेस करेंगे तो इस सिस्टम में ओवरऑल जो हीट का ट्रांसफर होगा, नो हीट ट्रांसफर, इसमें कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब ना तो हीट इसके अंदर आएगा ना तो हीट इससे बाहर आएगा। ये पहला स्टेप है जिसमें हमारे पास प्रेशर को हम क्या नाम देंगे? P1, वॉल्यूम को क्या नाम देंगे? V1, टेम्परेचर को हम क्या नाम देंगे? T1। जब मैं इसको कंप्रेस करूंगा ना, इसकी इंटरनल एनर्जी तो इंक्रीज होगी, टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। मगर जब मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। देखो पहले वॉल्यूम कम था, अगर यहाँ पर था, देखो ये पिस्टन अगर यहाँ पर मौजूद है, जब मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया? अब दूसरा प्रोसेस देखो, हमारे पास दूसरा क्या है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल तो पता है ना, ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर चेंज ना हो। मगर आइसोथर्मल प्रोसेस के नीचे हमने क्या रखा है? हॉट टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर या हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर हमने रखा है। अब एक्सपेंशन का मतलब क्या है? एक्सपेंशन का मतलब क्या है? देखो ये जो पिस्टन है ना, ये खुद ब खुद ऊपर की तरफ मूव करे। देखो ये पिस्टन अगर इस तरह खड़ा है ना, ये पिस्टन खुद ब खुद ऊपर की तरफ क्या करे? मूव करे। ये पिस्टन खुद ब खुद ऊपर की तरफ मूव करे। अब अगर ये पिस्टन खुद ब खुद ऊपर की तरफ मूव करेगा ना, तो अगर ये पिस्टन मूव करेगा ना तो इस गैस की इंटरनल एनर्जी कम होगी या नहीं? अब देखना किस तरह, आप लोगों को समझ नहीं आया। देखो मुझे आप लोगों को देखकर समझ आ गया कि समझ आप होंगे। देखो पहले एक पिस्टन है ना, अगर मैं इसको इस तरह कंप्रेस करूंगा तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे या नहीं? जब करीब आएंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी या नहीं? जब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। अब देखो अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगा, क्या कर दूंगा? एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब क्या है? जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो गैस के मॉलिक्यूल फिर एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। जब दूर चले जाएंगे तो उसका इंटरनल एनर्जी भी कम। जब इंटरनल एनर्जी कम होगा तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? कम।
मगर हमने तो ये पढ़ा था कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहता है, चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाने के लिए इस वो टेम्परेचर रिजर्वायर से क्या होगा, इस सिस्टम के अंदर क्या इंटर हो जाएगी, हीट इंटर हो जाएगी। क्या इंटर हो जाएगी, हीट। जब हीट इंटर हो जाएगी तो इस सिस्टम का ओवरऑल इंटरनल एनर्जी या ओवरऑल इसमें क्या होगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, चेंज नहीं होगा। जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर जब कम हो गया तो वापस इस हॉट रिजर्वायर से, ये हमारे पास एक सोर्स है, इससे हीट वापस सिस्टम के अंदर गई। जब सिस्टम के अंदर गई तो उसने वापस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, वापस क्या रखा, बरकरार रखा, कांस्टेंट। तीसरा प्रोसेस देखो, तीसरा प्रोसेस हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। फिर से क्या हो रहा है, एक्सपेंशन का मतलब क्या है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर मैं इसको मजीद देखो फिर से एक्सपेंड कर दूं, अगर मैं फिर से एक्सपेंड कर दूं तो यहां पर मैं क्या रखूंगा, देखो यहां पर हमारे पास क्या है, फिर से मैंने क्या रखा हुआ है, इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग स्टैंड का फायदा क्या है, देखो यहां पर प्रोसेस कौन सा हो रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है। देखो जिधर भी एडियाबैटिक प्रोसेस होगा ना, तो हमने एडियाबैटिक प्रोसेस में पढ़ा था ना कि ना तो सिस्टम के अंदर हीट आएगी ना तो सिस्टम से हीट बाहर जाएगी। तो फिर आप क्या करोगे, इस सिस्टम के जो वाल है ना वो किस तरह बनाओगे, आइसोलेटेड बनाओगे, मतलब इंसुलेटेड से बनाओगे, ना तो इसके अंदर हीट आ सके ना तो इससे हीट बाहर जा सके। और नीचे भी क्या रखोगे, इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग स्टैंड का फायदा ये है कि यहाँ से हीट बाहर ना जा सके, मतलब यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर हीट इंटर ना हो सके ना इस सिस्टम से हीट बाहर आ सके, तो इसका फायदा ये। अब देखो जब मैं इसको फिर से एक्सपेंड करूंगा, अब कौन सा एक्सपेंशन है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होगा, सिंपल देखो, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हमारे पास क्या होगा, इस सिस्टम का जो अंदर का जो हीट होगा ना, उस हीट में कोई भी चेंज नहीं है, हीट में कोई भी चेंज नहीं है। चेंज होने का मतलब क्या है, देखो क्योंकि इस सिस्टम में ना तो हीट अंदर आ रही है ना इस सिस्टम से हीट बाहर जा रही है, तो हम क्या कहेंगे, देखो वॉल्यूम चेंज हो गया, प्रेशर भी चेंज हो गया। देखो पहले ये इस तरह था, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम जब चेंज हो जाएगा तो हमारे पास प्रेशर भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो इसी वजह से आपने याद रखना, यहाँ पर प्रेशर P2, वॉल्यूम 2 और टेम्परेचर क्या रहा, T1। यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा, T2, वॉल्यूम क्या होगा, V3, प्रेशर क्या होगा, P3, सिंपल इंडिकेट करने के लिए। अब देखना फिर से आइसोथर्मल कंप्रेशन। देखो आइसोथर्मल हमने एक्सपेंशन पढ़ा, अब आइसोथर्मल क्या है, कंप्रेशन। अब देखो जब मैं इसको क्या करूंगा, फिर से कंप्रेस करूंगा। देखो जब मैं फिर से कंप्रेस करूंगा, आइसोथर्मल कौन सा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, देखो जब मैं इसको ऊपर से कंप्रेस कर दूंगा, जब ऊपर से कंप्रेस करूंगा तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या आएंगे, करीब आएंगे। जब गैस के मॉलिक्यूल करीब आएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, उसका इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मगर हमने पढ़ा आइसोथर्मल ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए, एक जैसा रखने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे क्या रखेंगे, लो टेम्परेचर रिजर्वायर। लो टेम्परेचर रिजर्वायर का फायदा क्या है कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या होगी, हीट ट्रांसफर होगी। तो यहाँ से ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी, वापस यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी होगी वो वापस क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट हो जाएगी तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वही पहले जैसा क्या होगा, टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम क्या बन जाएगा, P4, वॉल्यूम क्या बन, प्रेशर P4, V4 और हमारे पास टेम्परेचर क्या रहेगा, वही T2 रहेगा। टेम्परेचर क्यों T2 रहेगा, देखो टेम्परेचर को हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। अगर मैं इसको कंप्रेस भी कर दूंगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। जब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी तो हीट वापस क्या हो जाएगा, इस लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ आएगा। जब लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ हीट आ जाएगा तो वापस इसका इंटरनल एनर्जी कम, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इसको अपने, अब हमारे पास ये 4 प्रोसेस कंप्लीट हो गए। देखो चारों प्रोसेस समझ आ गए या नहीं, कुछ समझ आया या नहीं। देखो सिंपल, एडियाबैटिक जिधर भी कंप्रेशन होगा तो उसको हम कंप्रेस करेंगे, जिधर भी एक्सपेंशन होगा तो वहां पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कंप्रेशन में वॉल्यूम कम, एक्सपेंशन में वॉल्यूम ज्यादा। तो एक हमारे पास एडियाबैटिक होगा। एडियाबैटिक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें ना तो सिस्टम के अंदर हीट आएगी ना सिस्टम से हीट बाहर जाएगी। नीचे हम क्या रखेंगे, इंसुलेटिंग स्टैंड। जबकि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, जब हम कंप्रेशन करेंगे तो नीचे क्या रखेंगे, लो टेम्परेचर रिजर्वायर। जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो नीचे क्या रखेंगे, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए। ये 4 साइकिल। अब इस चारों साइकिल को ग्राफ में देखने के लिए देखो हमारे पास सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्या है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन समझ आ गया नहीं। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब तो पता है ना, जहां पर वॉल्यूम क्या हो रहा है,
बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, देखो ये हमारे पास ग्राफ है, इस एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्या है वॉल्यूम, वाई एक्सिस पर हमारे पास क्या है प्रेशर। वो वीडियो चल रही है। अब देखो इस पर प्रेशर और इस वाई एक्सिस पर हमारे पास देखो प्रेशर है और एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्या है वॉल्यूम। देखो सिंपल, यहाँ पर हमारे पास 0, यहाँ पर लेट सपोज वॉल्यूम क्या है 10, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30, यहाँ पर 40, यहाँ पर 50, यहाँ पर 60। उसी तरह प्रेशर यहाँ पर 10, उसी तरह 20, 30, 40, यहाँ पर 50, 60, 70। ऊपर की तरफ प्रेशर बढ़ रहा है और यहाँ पर क्या बढ़ रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब मैंने कहा एक्सपेंशन, जिधर भी एक्सपेंशन हो, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, उसका मतलब क्या है वहां पर वॉल्यूम क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो इस ग्राफ को देखो, देखो ये किसका ग्राफ है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ग्राफ है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में कम आइसोथर्मल एक्सपेंशन में देखो कि हमारे पास ग्राफ किधर है, इस तरफ आ रहा है। देखो ग्राफ हमारे पास क्या है, इस तरफ आ रहा है। अगर आप इस ग्राफ को देखो, देखो प्रेशर हमारे पास किस पॉइंट पर है, बिल्कुल ऑलमोस्ट 70 के करीब है। देखो ऑलमोस्ट 69, देखो 69 प्रेशर है। मगर ये ग्राफ देखो नीचे की तरफ आ गया। नीचे की तरफ होने का मतलब क्या है, यहाँ पर प्रेशर हमारे पास क्या हो गया, कम। प्रेशर कम हो गया, मगर वॉल्यूम को देखो, इस पॉइंट पर वॉल्यूम हमारे पास क्या है, अप्रोक्सीमेटली 5 के करीब है। अगर आप इस ग्राफ को देखोगे, जब ये ग्राफ इस पॉइंट तक पहुंचा तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। देखो वॉल्यूम बढ़ गया, देखो वॉल्यूम बढ़ गया और साथ में प्रेशर क्या हो गया हमारे पास। जब वॉल्यूम बढ़ गया तो हमारे पास प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। प्रेशर क्या हो गया, कम। देखो सिंपल, जब हम क्या करेंगे, प्रेशर को कम करेंगे, ऊपर से दबाव कम करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल दूर चले जाएंगे। जब गैस के मॉलिक्यूल दूर चले जाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखना दूसरा काम, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। फिर से एक्सपेंशन हो रहा है। अब फिर से हमारे पास देखो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। देखो प्रेशर पहले इस पॉइंट पर क्या है, ये ऑलमोस्ट 50 से थोड़ा क्या है यहाँ पर, मतलब 57 के करीब है। अब जब ये ग्राफ नीचे की तरफ आ गया तो देखो प्रेशर हमारे पास क्या हो गया, कम। यहाँ पर प्रेशर कितना है, 30। तो प्रेशर मजीद कम हो गया, मगर वॉल्यूम क्या हो गया, देखो इस पॉइंट पर क्या है, मजीद बढ़ गया। वॉल्यूम कितना बढ़ गया, 60। देखो आपने क्या समझना है, एक्सपेंशन, चाहे आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो या एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो, उसमें वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर क्या होता है, कम होता है। वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर क्या होता है, कम। अब देखना कंप्रेशन, दोनों आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, दोनों में हमारे पास जो कंप्रेशन होगा उसमें वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब हम ऊपर से प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसका मतलब क्या है, गैस के मॉलिक्यूल करीब आएंगे, वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें देखो ये हमारे पास ये जो ग्राफ है ऊपर की तरफ आ रहा है, ये ग्राफ हमारे पास किस चीज का ग्राफ है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, मतलब आइसोथर्मल कंप्रेशन का ग्राफ है। देखो वापस किधर जा रहा है, हमारे पास वॉल्यूम पे इस पॉइंट पर देखो वॉल्यूम क्या है, 50 के करीब है। जब ये ग्राफ हमारे पास ऊपर की तरफ आ रहा है, देखो वॉल्यूम कितना हो गया हमारे पास, 20 और 10 के दरमियान आ रहा है, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, कम। कंप्रेशन में वॉल्यूम कम हो गया, मगर प्रेशर को देखो, इस पॉइंट पर हमारे पास प्रेशर क्या है, ऑलमोस्ट देखो 20 से यहाँ पर आ रहा है, मतलब हमारे पास 25, मगर इस पॉइंट पर आप देखोगे प्रेशर हमारे पास क्या हो गया, 30। प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उसी तरह इस ग्राफ को देखोगे हमारे पास एडियाबैटिक कंप्रेशन, इसमें फिर से हमारे पास प्रेशर ऊपर की तरफ, देखो इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है, 30। जब ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा तो प्रेशर कितना बढ़ गया हमारे पास, 60 से भी बढ़ गया, मगर वॉल्यूम इस पॉइंट पर कितना है, यहाँ पर आ रहा है। इस पॉइंट पर आप देखोगे वॉल्यूम क्या हो गया, कम। तो वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो सिंपल आपने याद रखना है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। कंप्रेशन में वॉल्यूम कम, प्रेशर ज्यादा, एक्सपेंशन में वॉल्यूम ज्यादा, प्रेशर कम, बस सिंपल ये। अभी अपनी एफिशिएंसी मालूम करनी है। एफिशिएंसी किस तरह मालूम करोगे, सिंपल, आउटपुट को किस चीज से डिवाइड करोगे, इनपुट। ये एफिशिएंसी का सिंपल। आउटपुट को हम क्या कहते हैं, हमारे पास कितना वर्क डन हुआ है। इनपुट हमारे पास क्या है, कितनी एनर्जी हमने सप्लाई दी। जब हम इंजन को सप्लाई देते हैं तो वो कितना वर्क डन करता है, तो आउटपुट हम की जगह क्या लिखेंगे, वर्क डन। इनपुट की जगह क्या लिखेंगे, एनर्जी सप्लाई। तो वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज, मतलब क्या है, चेंज ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय Q1। वर्क डन हमारे पास किसके बराबर होता है, चेंज इन वर्क डन। ये किसके बराबर होता है, Q1 माइनस Q2। तो चेंज इन वर्क डन की जगह हम क्या लिखेंगे, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। अब इस ये Q1 हम Q1 के नीचे भी लिखेंगे और Q2 के नीचे, मतलब ये दोनों के नीचे आ रहा है, इसके नीचे भी लिखेंगे, इसके नीचे भी लिखेंगे। सिंपल देखो, एफिशिएंसी इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q2। Q1 Q1 से कैंसिल, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर Q2 डिवाइडेड बाय Q1। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी आ गई। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एफिशिएंसी। अगर आप एफिशिएंसी को टेम्परेचर की फॉर्म में लिखते हो तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस 1।
1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। तो ये टेम्परेचर की फॉर्म और ये क्या है, हीट की फॉर्म है। सही है, सिंपल। अब देखो अगर आप चाहते हो आप एफिशिएंसी किस में फाइंड करो, परसेंटेज में फाइंड करो। किस चीज में फाइंड करो, परसेंटेज में। तो किस तरह फाइंड करोगे, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q2 मल्टीप्लाई बाई 100। सिर्फ 100% से मल्टीप्लाई करो, आपके साथ एफिशिएंसी किस में आएगी, परसेंटेज में। सिंपल। अब हमारे पास क्या है, कार्नाट इंजन। देखो कार्नाट इंजन मैंने पहले बता दिया कौन सा इंजन है, जो सिर्फ हम सोच सकते हैं। अगर हम सिर्फ सोच सकते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो भी क्या है, 100%। एफिशिएंसी भी क्या है, 100% का मतलब क्या है, मतलब जितना हम इसको इनपुट देंगे उतना ही मतलब हमें क्या मिलेगा, आउटपुट। अगर हम इनपुट 100 जॉल देंगे तो आउटपुट हमें भी कितना मिलेगा, 100 जॉल। इसी वजह से हम कहते हैं कि खाली इंजन की एफिशिएंसी है तो क्या है, 100%। क्या है, 100%। तो यहाँ पर हमने कहा कि कार्नाट इंजन इसकी एफिशिएंसी क्या है, 100%। या परसेंट में अगर नहीं लिखते हो, सिंपल लिखते हो, तो हम क्या कहते हैं, 1 के बराबर है। किसके बराबर है, 1 के बराबर। अब हम आते हैं कार्नाट थ्योरम। हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब 2 पॉइंट रहते हैं। कार्नाट थ्योरम है क्या, कार्नाट थ्योरम हमारे पास क्या है, नो हीट इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन रिवर्सिबल इंजन। अब देखो जो भी इंजन है ना हमारे पास, देखो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। देखो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो गया वापस रिवर्स हो गया इनिशियल पॉइंट तक। इस पॉइंट से स्टार्ट हो गया वापस इसी पॉइंट तक आ गया, यानी इसी पॉइंट तक आ गया। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, रिवर्सिबल इंजन। तो हमारे पास जो कार्नाट थ्योरम में जो हीट इंजन है ना, जो भी हीट इंजन रिवर्सिबल प्रोसेस में काम करेगा, रिवर्सिबल मैनर में काम करेगा, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी। सिंपल आपने याद रखना है। दूसरा क्या है, ऑल द रिवर्सिबल इंजन हैव द सेम एफिशिएंसी। जो भी रिवर्सिबल इंजन होंगे उन सब की एफिशिएंसी हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। तो तक हमारा लेक्चर